नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। केंद्र सरकार का आम बजट पेश हो गया। आप सब लोगों ने देख भी लिया होगा किसको क्या मिला। सभी अपने अपने तरीके से उसकी विवेचना कर रहे हैं, उसका आकलन कर रहे हैं। अखबारों में जबरदस्त खबर छपी और गोदी मीडिया तो इस तरह से बताया जैसे कि अब तो भारत बस अब विकसित हुआ। समझो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत ने प्रगति नहीं की, भारत ने बहुत प्रगति की। हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, तीसरी होने वाले हैं। ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, वो सब चल रहा है। मैं आज बजट के उन तकनीकी बिंदुओं पर नहीं जा रहा हूं, किस विभाग को कितना मिला, कितनी योजनाएं घोषणा की गई, किस राज्य को क्या मिला। हर वर्ष की भांति मध्यम वर्ग इस देश का हमेशा से छला जाता है, इस बार भी छला गया। आमतौर पर सैलरीड क्लास को, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, जिसका इनकम बिल्कुल अकाउंटेड रहता है, उसको टैक्स में छूट की लालसा रहती है। तो वो आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने अंदाज में मध्यम वर्ग पर जो कटाक्ष करती है वो इस बार भी हुआ। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं कि हम इस देश में जो कथित रूप से विकास कर रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है, ये हम आपको बताते हैं। पहले कुछ बेसिक आंकड़ों को समझ लीजिए। भारत सरकार का जो बजट है वह बजट 53,47,315 करोड़ का है। मतलब ये टोटल एक्सपेंडिचर होगा, बजट उसी को कहते हैं। इस 53 लाख यानी 53,47,000 करोड़, इसको राउंड फिगर में आप मान लीजिए, उसमें करीब करीब 17 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार कर्ज लेगी। यानी ये 17 लाख करोड़ रुपया इसके पास नहीं है। टू बी वेरी प्रिसाइज 16,957 करोड़ रुपया। यही इसका फिस्कल डेफिसिट भी है। यानी फिस्कल डेफिसिट का मतलब समझिए कि जितनी आपको आमदनी है उससे ज़्यादा अगर आप खर्च कर रहे हैं, कर्ज लेकर ही स्वाभाविक रूप से कीजिएगा, तो वो फिस्कल डेफिसिट कहलाएगा। तो 53 लाख करोड़ में लगभग 17 लाख करोड़ रुपए आपके पास नहीं है। मैं इस पर आगे चर्चा करता हूं। भारत सरकार ने अभी तक लगभग ये भारत सरकार का ही आंकड़ा मैं दिखा रहा हूं बजट का। ये कह रहा है कि 31 मार्च 2026 तक 197 लाख करोड़, 197,18,000 करोड़, यानी आप मान लीजिए कि लगभग 200 लाख करोड़ के कर्ज में हम ऑलरेडी डूबे हुए हैं। यानी 53 लाख करोड़ का बजट और उसका मोटे तौर पर 4-4.25 गुना हम कर्ज में डूबे हुए हैं। अब इसको यदि आप प्रोजेक्शन जो है वो अगर बताएं तो 31 मार्च 2027 यानी अगले साल यह कर्ज बढ़ करके लगभग 214,82,000 करोड़ यानी 215 लाख करोड़ हो जाएगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति पर लगभग 1500 से 1600 रुपया कर्ज है। इतना ही कर्ज नहीं है, खुश मत होइएगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का कर्ज अपना अलग है, उस पर हम अभी बात करते हैं। देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि सरकारें जो होती है वह बजट के आंकड़ों के मकड़जाल बुनती है और ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे थ्योरीज और ऐसा ऐसा जस्टिफिकेशंस डालती है कि आम आदमी को बेचारा समझ में ही नहीं आता है। जैसे इसको कहा यह जाएगा कि साहब ये जो हम कर्ज ले रहे हैं उसका एक थ्योरी बनाया गया, एक कॉन्सेप्ट बनाया गया, डेट जीडीपी रेशियो। जिस देश का जीडीपी कितना है भाई, आपको बताते चले कि कंट्री लाइक इंडिया या स्टेट लाइक बिहार में जो जीडीपी की गणना होती है वह उसको बहुत ऑथेंटिक आप नहीं मान सकते। हमारे यहाँ बहुत इनफॉर्मल इकोनॉमी है। अभी भी जो आंकड़ों के कलेक्शन का या मेथोडोलॉजी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत साइंटिफिक नहीं है। इसलिए अभी हाल में IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ने भारत की जीडीपी पर प्रश्न भी उठाए थे। बहरहाल मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। तो ये कहेगा क्या कि साहब जीडीपी के तुलना में हम कितना कर्ज ले रहे हैं, और इसी के लेकर के भारत सरकार ने एक कानून बनाया, उसको बोलते हैं FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। वो कहता है कि केंद्र सरकार के लिए, अगर मुझे ठीक से याद हो, तो जीडीपी का 4.5% और राज्यों के लिए यह संभवतः 3% रखा गया है जीडीपी का। अब आपको सुनने में तो लगेगा कि साहब ये तो जीडीपी का मात्र
4.3% हुआ। तो आपको लगेगा कि 4.33% ही न ले रहे हैं जीडीपी का। अरे भैया, तो जीडीपी जो $4 ट्रिलियन है अभी, उसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो यह कितना हो जाएगा, 360 लाख करोड़ रुपया। तो ये पैसा भारत सरकार के खजाने में नहीं न है, ये तो देश की जीडीपी है, इसको तो आप बेच नहीं न सकते हैं। आपके पास है कितना, तो आपकी जो टोटल आमदनी है इस 53 लाख करोड़ में 17 लाख करोड़ आप घटा दीजिए, तो यानी 17 लाख करोड़ अगर आपने घटा दिया, यानी आपके पास पैसा मात्र 36 लाख करोड़ है, 36-37 लाख करोड़, और आपने खर्चे का प्लान किया है 53 लाख करोड़, 53-54 लाख करोड़, 53,47,000 करोड़, मैंने आप 53.5 लाख करोड़ मान ली। और ये जो जितना सारा कर्ज लिए हैं, अकेले 14 लाख करोड़ रुपया तो आपको कर्ज के इंटरेस्ट भुगतान में जा रहा है। अब इसका असर देखिए क्या होता है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। दुनिया में एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है, उसका नाम है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। वो हर साल एक रिपोर्ट पेश करती है हर देश के बारे में। भारत के बारे में जो भी लेटेस्ट आंकड़े आए हैं उसको आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा। इसमें 2-3 चीज समझने की जरूरत है कि जो हमारी राष्ट्रीय आय है, यानी जो टोटल आमदनी है उसको जोड़ दीजिए, राष्ट्रीय आय है, मान लीजिए कि 1 लाख रुपया राष्ट्रीय आय है, तो उस 1 लाख रुपया में 40,000 रुपया इस देश के मात्र 1% आदमी के पास। फिर से हम रिपीट कर देते, इस देश की पूरी राष्ट्रीय आय मान लीजिए कि 1 लाख रुपया है, तो उसमें 40,000 रुपया अकेले 1% आदमी के पास, यानी रिमेनिंग 99% आदमी के पास कितना होगा, तो 60,000 रुपया। थोड़ा सा और ऊपर चलिए, अगर 10% जोड़ लीजिए कि इस देश के जो 10% लोग हैं उनके हाथ में राष्ट्रीय आय का लगभग 65% है, यानी अगर राष्ट्रीय आय 1 लाख रुपया है तो 65,000 रुपया 10% के पास है, और मात्र 35,000 में 90% आदमी घूम रहा है। हम लोग प्रति व्यक्ति आय बोल करके प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री कितना इतराते हैं, और इस प्रति व्यक्ति आय में अगर इस देश के 5 धन्ना सेठ, अडानी, अंबानी और इस तरह के जो लोग हैं, महिंद्राज, और इन लोगों को निकाल दीजिए तो ये प्रति व्यक्ति आय धड़ाम से नीचे गिर जाए, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय समाज के उन्नति का, लोगों के खुशहाली का, लोगों के गुर्बती का या लोगों के संपन्नता का द्योतक कभी नहीं होता। कैसे, आपको बताते हैं। मान लीजिए कि एक घर में 4 आदमी है, जिसमें एक आदमी 1 लाख रुपए महीना कमाता है, अब बाकी तीनों 0 पैसा कमाता है, तो प्रति व्यक्ति आय कितना होगा, 1 लाख को 4 से डिवाइड कीजिए तो 25,000 रुपये हो गए। तो 25,000 प्रति व्यक्ति आय, तो ये कहीं से सही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक आदमी तो 1 लाख रुपया कमा रहा है, उसको भी दिखाएगा 25,000, और जिसको 1 पैसा भी नहीं उसको कहेगा 25,000 रुपये कमा रहा है। तो ये प्रति व्यक्ति आय का तो पूरा कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ है। इसलिए दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में इन आंकड़ों को बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय या जीडीपी, लग्जमबर्ग और स्वीडन और इस तरह की कंट्री का जीडीपी इंडिया से तो बहुत कम है। तो क्या लगता है कि उन लोगों के लाइफस्टाइल्स के सामने आप कहीं खड़े हो सकते हैं क्या? लग्जमबर्ग कहा जाता है दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क। तो ये देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, उसमें आम आदमी बेचारा कहाँ है? ये 90% आदमी का पास तो मात्र 35%, और उसमें भी और ऊपर जाइए तो जो 50% आदमी है, 50% इस देश का, उसके पास राष्ट्रीय आय का मात्र 6.4%। यानी अगर 140 करोड़ आबादी है तो आप 70 करोड़ आदमी के पास पूरी राष्ट्रीय आय का मात्र 6.4%। तो इस कौन सा बजट, कौन सी प्रगति? मैंने आपको बताया ना कि ये जो सत्ता में लोग बैठे रहते हैं वो उनके पास 2 दांत होता है, एक खाने का और एक दिखाने का। बजट की इन आंकड़ों को अगर आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि वाह रे वाह, क्या देश तरक्की कर रहा, क्या वित्त मंत्री, क्या प्रधानमंत्री है। जब आंकड़े देखिएगा 53 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा। इस 53 लाख करोड़ रुपया में आप पर कितना खर्च होगा यह यदि आप निकालिएगा तो इसी से निकल जाएगा, क्योंकि इस 53 लाख करोड़ रुपया का 65% तो चला जाएगा 10% आदमी के पास, तो बाकी जो 90% है ना उनके पास मात्र 35% बचेगा। ये कर्ज किसके लिए लिया जा रहा है? तो ये कर्ज आपके लिए नहीं लिया जा रहा है, ये कर्ज इन्हीं 1
और 10% लोगों के लिए लिया जा रहा है। आप अगर कर्ज लीजिएगा तो आप पर वसूली का फांस इतना चढ़ाएगा कि आप माने जान देने पर मजबूर हो जाइएगा, आपको जलील कर देगा। और ये धन्ना सेठ अगर कर्ज लेंगे, अडानी और अंबानी और महिंद्राज और जितने तरह के इस तरह के कितने धन्ना सेठ अब आ गए, उनका लाखों करोड़ में कर्जा माफ होगा। इसलिए किसी ने सही कहा है कि बजट वह दस्तावेज है, वह आईना है, या वह विनियर है। जब फर्श बहुत गंदा हो जाता है ना, तो उसको विनियर चिपका दिया जाता तो खूब चमकता है। तो ये जो दस्तावेज हैं बजट के, यह अर्थव्यवस्था, गरीबी, गुर्बती, आम आदमी के जीवन में जो गड्ढे हैं, उन गड्ढों पर विनियर चिपका देता है और चमकने लगता है। अब हम थोड़ा बिहार के कर्ज के बारे में बता देते हैं। बिहार के कर्ज का भी आंकड़ा मेरे पास, ये बिहार के कर्ज का आंकड़ा है। बिहार का कर्ज का आंकड़ा पिछले वित्तीय वर्ष तक यह लगभग 4 लाख करोड़ का है। अब सोच लीजिए, बिहार का बजट अभी 3,47,000 करोड़ के आसपास है, 4 लाख करोड़ का कर्जा है। इस 4 लाख करोड़ का कर्जा को अगर आप प्रति व्यक्ति में डिवाइड कीजिएगा तो वो करीब करीब आ जाएगा 32,000 रुपये। तो 32,000 बिहार के बजट के हिसाब से प्रत्येक बिहारी पर कर्ज है। और भारत सरकार जो कर्जा लिया है वह 1,500 रुपया, यानी टोटल हर बिहारी पर 33,500 का कर्जा है। अब आपकी आमदनी कितनी होती है? अगर प्रति व्यक्ति आमदनियों को जोड़ लिया जाए तो बिहार की प्रति व्यक्ति आमदनी जो बताई गई है, यद्यपि मैंने बता दिया कि प्रति व्यक्ति आमदनी कितना फर्जी तरीके से वो नंबर कभी भी रियल फिगर हो ही नहीं सकता। तो अगर उसको भी मान लीजिए कि 76,000 रुपया प्रति वर्ष कमा रहा है बिहारी, 12 महीना से डिवाइड कीजिए तो 6,000 रुपया प्रत्येक व्यक्ति सरकारी आंकड़ों के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक माह कमा रहा है। और उस पर कर्जा ही है 33 और 34,000। तो 33 से 34,000 कर्जा है और वो बच्चा कमा रहा है मात्र 6,000। वो भी कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, क्योंकि ये आंकड़े तो बिल्कुल फैक्चुअल है। कर्जा वाला आंकड़ा एकदम फैक्चुअल है और प्रतिवाद व्यक्ति वाला आंकड़ा तो भगवान का मालिक है। अब अगर ये आंकड़े सही रहते तो इस राज्य में 94 लाख परिवार ऐसा है जिसकी आमदनी 6,000, परिवार की आमदनी 6,000 से भी कम है। एक परिवार में कम से कम 4 आदमी 5 आदमी होगा, यानी एक व्यक्ति 1,000 रुपया से भी कम कमा रहा है इस राज्य में। और बजट बनाकर हम लोग ऐसा आह्लादित होते हैं कि जैसे पूरा जग जीत लिया। इसलिए बजट आंकड़ों की बाजीगरी है, आंकड़ों का खेल है। ये गलतफहमी में कभी मत रहिएगा कि बजट के बड़े बड़े आंकड़े आपके और हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। टैक्स हम इस देश में जर्मनी के रेट से देते हैं। सबसे ज़्यादा रेट दुनिया में कहा जाता है कि जर्मनी में 40% के आसपास रहता है। तो रेट हम दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं जर्मनी के रेट्स, और सुविधाएं यहाँ मिलती हैं नाइजीरिया, रुवांडा, सोमालिया के स्टैंडर्ड का। तो बाकी पैसा जाता कहाँ है? तो बाकी पैसा जहाँ जाता है उसको देखने के लिए आप बड़े शहरों में चले जाइए, कॉरपोरेट हाउसेज में चले जाइए, गुड़गांव चले जाइए, मुंबई चले जाइए, गुजरात में अहमदाबाद, गांधीनगर या इवन पटना में भी चले आकर के देख लीजिए। इसलिए बजट वो दांत है जो दिखाने का है, और इसके अंदर जो आंकड़ों की जादूगरी है वह बेसिकली खाने के दांत। इसलिए अब वो दिन चला गया जब बजट आम लोगों को ध्यान में रखकर उसकी गुर्बती को दूर करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। अब बजट कुछ खास लोगों के लिए, खास लोगों के द्वारा और खास उद्देश्यों से बनाया जाता है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।